हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फिर पूर्णतः क्लासेस की एक और नई कक्षा में। अपन इस कक्षा में पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इस आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम गांधी जी के अंतर्गत ही गांधी जी से जुड़े हुए तमाम जो आंदोलन थे और तमाम जो घटनाएं थी, उनकी घटनाओं के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। और ये हमारी उससे रिलेटेड दूसरी कक्षा होगी। बाकी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमारी ये 9वीं कक्षा है। तो असहयोग आंदोलन देखते हैं अपन, जो 1920 से लेकर 1922 तक की घटना थी और किस प्रकार से ये शुरू होता है, जिसकी हम पृष्ठभूमि वैसे पढ़ चुके हैं, जो खिलाफत आंदोलन था और साथ ही में तमाम जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और उन सब के चलते चलते धीरे धीरे ये किस प्रकार से ये पृष्ठभूमि हमने तैयार करी थी। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक हैं गांधी जी थे। प्रस्ताव के लेखक कौन थे? गांधी जी थे। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो नागपुर का अधिवेशन था जो 1920 में होता, दिसंबर में। ये पारित किया जाता है कि असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में रखा गया था और पारित कब होता है? नागपुर के अधिवेशन में 1920 में दिसंबर में। नागपुर अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर सब राज्य का लक्ष्य आपके क्या है घोषित किया गया। तो कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो उसके बाहर भी सब राज्य का लक्ष्य घोषित कर दिया। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम की आपकी सूची तैयार करी। सभी वयस्क कांग्रेस का आपके सदस्य बनाना, तो सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाएगा। स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन करना, चरखे और खादी का प्रयोग शुरू करना, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का बहुत ही बहुतायत रूप से आपके क्या समर्थन किया गया। यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम किए गए सकारात्मक रूप से हम देखते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय विद्यालय पंचायती अदालतों की क्या है स्थापना करना। तो ये थे सकारात्मक कार्यक्रम, यानी कि जिसमें राष्ट्रीय जो विद्यालय है ये स्थापित किया जाए। पंचायती आंदोलन है ये आपके आंदोलन नहीं, अदालत है, ये अदालतों की क्या स्थापना की जाए। अस्पृश्यता का विरोध किया जाए, हिंदू मुस्लिम की एकता स्थापित की जाए, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जाए, खादी वस्तुओं के निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, और साथ में शराब की बंदी करी जाए, शराबबंदी करी जाए। वहीं कुछ नकारात्मक थे, यानी कि इसमें हमारा कुछ लॉस था। सरकारी उपाधि है, प्रशस्ति पत्र हैं, उनको लौटा दो भाई। सरकारी स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, अदालतें हैं, विदेशी आपके कपड़े हैं, उनका बहिष्कार कर दो। सरकारी उत्सव हैं, समारोह हैं, उनका बहिष्कार करो। तो ये थे नेगेटिव इफेक्ट्स जो कदम लेने चाहिए थे, इंपॉर्टेंट थे। गांधी जी ने जो केसर हिंद की उपाधि दी थी, जब ये 1919 बता जाता था यहाँ पर आते, प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का साथ दो युवाओं, या फिर अंग्रेजों का साथ दो, सेना में भर्ती हो, उनके लिए काम करो। तो तब खुश होकर केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज देते हैं गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ये उपाधि वापस कर देते हैं। कब? जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को प्रातःकाल तिलक का देहांत हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को प्रातःकाल में आपके तिलक का देहांत हो गया। तिलक को लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। गांधी जी ने वादा किया कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो गांधी जी ने वादा किया अगर ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने नेगेटिव उसी पे पॉजिटिव सारे इफेक्ट्स है, ये अगर बहुत अच्छी तरह से लागू होते तो 1 वर्ष के अंतर्गत आपकी क्या है स्वराज प्राप्त हो जाएगा। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत आगमन के दिन पूरे देश में आपके हड़ताल का आयोजन किया गया। तो 17 नवंबर 1921 की बात है। प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, ये प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। चोरा चोरी कांड होता है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में आपके चोरा चोरी कांड होता है। देखिएगा, गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन की एक जुलूस पर जब गोलियां चलाई गई और आहत होकर उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 जवानों की मृत्यु हो जाती है, तो गांधी जी चोरा चोरी कांड पर आहत होते हैं और उन्होंने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। और ये निर्णय
मैं भी बात करूँ तो आलोचनात्मक रूप होगा, और बहुत लोगों ने इस चीज़ की आलोचना करी। जो समर्थक थे ये विपक्षी हो गए थे गांधी जी के, क्योंकि एक छोटी सी घटना से जब हमारी बारी आती है तो हम इतने सारे लोग पिटते मरते करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी 2-4 आदमी 10-12-22 आदमी चले गए तो इससे आप इतने आहत हो रहे हो कि आप इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन वापस ले रहे हो। ये बहुत ही नासमझी भरा आपके निर्णय था। उस निर्णय से कई सालों तक और संघर्ष करना पड़ा इस आज़ादी को लेकर, वरना शायद आज़ादी उस समय भी मिल सकती थी। 12 फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। कब? 12 फरवरी को 1922 में। 1922 को क्या है? बारदोली में। बारदोली में आपकी क्या है? कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है और आपके समाप्त कर दिया जाता है आंदोलन। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, अली बंधु, आपके राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने गांधी जी के निर्णय का आलोचना करी। ओबियसली बात है, आलोचना करनी भी चाहिए थी, आलोचना करने लायक काम था गांधी जी के द्वारा किया गया ये काम। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, अली बंधु, राजगोपालाचारी, नेहरू जी, इन्होंने सभी ने क्या किया? आपके गांधी जी के निर्णय का आलोचना करी। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई। सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे मौका चाहिए था और गांधी जी ने बेल मुझे मारने का काम तो वैसे भी किया था। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तारी होनी थी। तो न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सजा दी, लेकिन सरकार ने 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया। तो 2 वर्ष में जेल रहे। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्हें 6 वर्ष की सज़ा मिली थी, ब्रूमफील्ड ने सजा दी थी। असहयोग आंदोलन की वापसी पर प्रतिक्रिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम पर था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। तो ये राष्ट्रीय अनर्थ करने का काम महात्मा गांधी करते हैं, अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस। स्वयं गांधी जी ने अपने निर्णय के बारे में यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। वो अपने रूढ़िगत विचारों पर भी आपके कायम रहे, अपने विचारों को कहीं भी त्यागना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो उनकी चॉइस थी, अपनी थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा माहौल बन गया था। ऑब्वियसली बात है, इतने बड़ा जोश था, मोटिवेशन था, उस मोटिवेशन को अचानक से तोड़ दिया जाता है बहुत ही छोटी घटना के बाद में। इस स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस ने विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया और 1923 के चुनाव में माध्यम से विधानमंडलों में पहुंचने की योजना बनाई। तो कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया और 1923 में चुनाव में माध्यम से विधानमंडलों में पहुंचने की योजना बनाई। वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा। तो वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा। जो लोग विधान परिषद में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे, वे परिवर्तन विरोधी थे, यानी कि अपरिवर्तनवादी कहलाने लगे। तो जो विधान परिषदों में घुसना चाहते थे वो थे परिवर्तन के समर्थक, और जो थे नहीं घुसना चाह रहे थे तो वो थे परिवर्तन विरोधी, यानी कि अपरिवर्तनवादी। और इसमें भी आपके राम गोपालाचारी, आयंगर, MA आपके अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे? अपरिवर्तनवादी थे। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है 1922 में। कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना विधानमंडल के भीतर प्रवेश को अस्वीकार कर दिया गया। गया का जो अधिवेशन था, ये बहुमत के साथ में इस योजना को क्या अस्वीकार किया गया 1922 में। इसे नाराज होकर CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा करी। तो किस पार्टी की घोषणा करते हैं? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की घोषणा करते हैं गठन की। कांग्रेस खिलाफत या स्वराज पार्टी देखिए तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को मार्च 1923 से स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। इसके समर्थक परिवर्तनवादी नेता थे। तो इसके समर्थक जितने भी थे कांग्रेस खिलाफत स्वराज, ये CR दास के द्वारा अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की इसके महासचिव थे और समर्थक थे जो परिवर्तनवादी थे। उद्देश्य था कि भारत को स्वराज दिलाना और आपके परिषद में प्रवेश कर रचनात्मक कार्यों का समर्थन करना।
इसने क्या उपलब्धियां हासिल करी? तो नवंबर 1923 में विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज दल की बड़ी सफलता मिलती है। तो उपलब्धि क्या थी? उपलब्धि ये थी कि नवंबर 1923 में जो विधानमंडल के चुनाव हुए उसमें स्वराज पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है और स्वराज दल प्रयासों से 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल को अध्यक्ष चुना गया। तो स्वराज दल के प्रयासों से ही 1925 की बात है कि 1925 में विठल भाई जो आपके पटेल थे, इन पटेल को आपके केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मूडी मैन समिति 1919 के अधिनियम के जांच हेतु आपके गठित की गई मूडी मैन समिति। साइमन कमीशन आता 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्टैनली आपके बाल्डविन के नेतृत्व में, स्टैनली बाल्डविन, ठीक है, के नेतृत्व में ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने समय से 2 वर्ष पूर्व ही कर दी, क्योंकि उन्होंने आशंका थी कि 1928 में चुनाव जीते या नहीं। तो आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के नेतृत्व में ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने समय से 2 वर्ष पूर्व ही कर दी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि 1928 में चुनाव जीते या नहीं जीते कोई भरोसा नहीं है। नवंबर 1928 में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड आपके बर्किन हेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य वाला एक साइमन कमीशन नियुक्त किया। तो नवंबर 1927 की बात है कि भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्किन हेड। लॉर्ड बर्किन हेड के द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य वाला एक साइमन कमीशन नियुक्त किया गया और इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे और कांग्रेस ने इसे आपके श्वेत कमीशन कहा। 11 दिसंबर 1927 में आपके इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो 11 दिसंबर 1927 में आपके विरोध किया जाता है किसका? साइमन कमीशन का, इलाहाबाद में। जो सर्वदलीय क्या था? आपके सम्मेलन था। तेज बहादुर सप्रू ने लिबरल फेडरेशन मुस्लिम लीग किसान मजदूर पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो तेज बहादुर सप्रू के लिबरल फेडरेशन मुस्लिम लीग किसान मजदूर पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तेज बहादुर सप्रू के लिबरल फेडरेशन मुस्लिम लीग किसान मजदूर पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं। मुस्लिम लीग तो ऑब्वियसली करने वाली थी, सप्रू की जो लिबरल फेडरेशन थी इसने भी करता है, और आपके जो किसान मजदूर पार्टी थी इसने भी किया। मद्रास के जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियन पार्टी ने आयोजनों का समर्थन किया आयोग का। मद्रास की एक जस्टिस पार्टी थी, पंजाब की आपके यूनियनिस्ट पार्टी थी, ये सब समर्थन करते हैं इस आयोग का। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में संचालित आपके डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दलित वर्ग संघ और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का सहयोग किया। तो नेतृत्व किसका था? अम्बेडकर जी का था। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी कि दलित वर्ग संघ और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का सहयोग किया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत का आपके आयोग का विरोध करते हुए लाठियां भी खानी पड़ी थी। तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने आयोग का विरोध करते हुए लाठियां खाई। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आयोग आपकी विरोधी भीड़ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय को क्रूर तरीके से लाठी से पीटा। कुछ दिन के बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होगी और मरने से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियां प्रहार किए गए वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। साइमन कमीशन ने 2 बार फरवरी और मार्च 1928 तथा अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1928 भारत की यात्रा की तथा मई 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। साइमन रिपोर्ट ने प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की तथा बर्मा को भारत से पृथक करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें करी। तो क्या करना चाहिए? एक तो प्रांतों में आपके उत्तरदायी शासन होना चाहिए और बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। फिर आती है नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्य भारत के सभी लोगों को मान्य हो। तो लॉर्ड बर्किनहेड के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं मोतीलाल नेहरू। भारतीय नेताओं के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया
जिसकी एक ऐसी संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। मई 1928 में बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की आपकी स्थापना की गई और मोतीलाल नेहरू की समिति के सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, जी.आर. प्रधान और शोएब कुरैशी इत्यादि थे। नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी गई, जो अगस्त के महीने में आती है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। विवादित बिंदु थे इनके भारत के डोमिनियन यानी कि अधिराज्य का दर्जा, और दूसरा था सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आपके आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। तो क्या थी विवादित बिंदु थे? भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं कि अधिराज्य का, दूसरा कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जहां पर मुसलमान आपके क्या है बहुसंख्यक हो। कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज की कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए और सत्यमूर्ति जैसे व्यक्ति। अब देखिएगा जवाहरलाल नेहरू तक विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। तो इस मुद्दे को लेकर 1928 में क्या है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर इस मतभेद उत्पन्न हो जाता है और दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और उपयुक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन में अलग हो गई। तो जिन्ना को तो वैसे ही कीड़े बहुत खा रहे थे, तो इन कीड़ों के चलते ये काम तो करना था, परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन में अलग हो जाती है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला था। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी आपकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है तथा अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। तो इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है और अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। अधिवेशन के ऐतिहासिक प्रस्ताव लाए गए। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। तो स्वराज्य का क्या अर्थ होगा? स्वराज्य का अर्थ होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा और पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 का दिन तय हुआ कि पूर्ण स्वराज का आपके रूप से मनाया जाएगा और अब से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर के दिवस में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर के अधिवेशन में ही आपके गांधी जी को अधिकार दे दिए कि देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये चला सकते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी। गांधी जी ने वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड, तो वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन और आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग रखी, जो इस प्रकार से थी। कब रखते हैं? 1930 में रखते हैं, 31 जनवरी को रखते हैं। पहली बात, रुपया स्टर्लिंग की विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4
आपकी क्या है, पेंस करना। तो रुपया और स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करना है। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित करना होगा। जो भारतीय समुद्र तट है केवल भारतीयों के लिए तैयार किया है, मतलब आपके आरक्षित करो। तीसरी बात, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। चौथी बात, भूमि कर में कटौती हो और उस पर आपकी काउंसिल का नियंत्रण हो। तो भूमि कर है, इस पर हो जाए कटौती और काउंसिल का हो जाए नियंत्रण। नमक कर व नमक पर सरकारी एकाधिकार है, ये एकाधिकार होना चाहिए समाप्त। सेना के व्यय और सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती की जाए। सेना का जो व्यय है, सिविल सेवा है, इस पे वेतनों पर 50% की कटौती होनी चाहिए। आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को बंदूकों इत्यादि को लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की जाए। आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को बंदूकों इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की जाए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, जो राजनीतिक कैदी हैं उनकी रिहाई हो। आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार होना चाहिए, जो आपराधिक गुप्तचर हैं उनके विभाग में सुधार होना चाहिए। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। डाक आरक्षण बिल पर बिल पास किया जाए। तो डाक आरक्षण बिल है, ये डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। पूर्ण शराबबंदी हो, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार हो, राजनीतिक कैदियों में रिहाई हो। गांधी जी की इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। तो 14 फरवरी 1930 में साबरमती कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी ने नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। कब? 14 फरवरी 1930। 14 फरवरी 1930 को साबरमती के कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। ज्ञात हो कि इन 11 सूत्री मांगों को गांधी जी के द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। तो इम्पोर्टेंट बात कि 11 सूत्री मांगों को गांधी जी के द्वारा अपने पत्र किस में, यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत करी। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ में 240 मील 358 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे और दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो इम्पोर्टेंट एक्शन था गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 में ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ में 240 मील 358 किलोमीटर में लंबी यात्रा तय करके 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में पहुंचकर दांडी मार्च के नाम से किया जाता है। 6 अप्रैल 1930 की बात है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा जाता है। सुभाष चंद्र बोस इस अधिनियम की तुलना किससे करते हैं? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनो के रोम मार्च से की जाती हैं। आंदोलन संबंधी गतिविधियां। सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बम्बई, वर्तमान गुजरात में घरासन में मिला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप कहाँ मिलता है? तो बम्बई में मिलता है। बम्बई जो वर्तमान गुजरात में घरसाना में मिला। यहाँ पर सरोजिनी नायडू, मणिलाल तथा इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने घरसाना के में आपकी क्या है नामक कारखाने पर हमला किया। सरोजिनी नायडू, मणिलाल और आपके इमाम साहब के 7,000 सत्याग्रह ने कारखाना की रक्षा करते हुए पुलिस ने कठोर आपके दमनात्मक कार्यवाही करी और जिसका उल्लेख आपके अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। तो वेब मिलर का आपके उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर आपके तिरुचिन्नापल्ली यानी कि तिरुचिरापल्ली से आपके क्या है वेदारण्यम तक नमक यात्रा करी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल्ला गफ्फूर खां सीमांत गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो पश्चिमोत्तर जो सीमा है उस सीमा के प्रांतों में मुसलमानों ने आपकी खान अब्दुल गफूर खां के नेतृत्व में
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता कौन थे? श्री आपके राजगोपालाचारी थे। जहाँ पर जो तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचिन्नापल्ली में आपकी क्या है से वेदारण्यम तक नमक यात्रा करते हैं। इनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली थी, ठीक है ना। और मालाबार से देखिएगा इनके नेतृत्व में, यानी कि आपके जो गफूर खान थे, इनके बारे में इन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती हैं संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। और इनके पख्तून नामक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? पख्तून नामक आपके पत्रिका निकालते हैं। मालाबार में वाईकोम सत्याग्रह के नेता की कल्पन ने कालीकट से पेनोर तक नमक यात्रा करी थी। तो मालाबार था, मालाबार में आपके वाईकोम सत्याग्रह के नेता थे। वाईकोम सत्याग्रह के नेता थे कौन? कल्पन ने कहाँ से? कालीकट से लेकर पेनोर तक, यात्रा करते हैं, नमक यात्रा। उत्तर पूर्व की जनजातियों ने भी आंदोलन के आपके बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 13 वर्षीय युवा नागा महिला रानी आपके गेडिन ल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ में आंदोलन का समर्थन किया था। कालांतर में नेहरू ने गेडिन ल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। असम के सिलहट स्थान बंगाल के नोआखली समुद्र तट तक आपके यात्रा कर नमक आंदोलन तोड़ने का प्रयास किया। असम के सिलहट स्थान बंगाल के आपके नोआखली समुद्र तट तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया। इस आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा कठोर दमनात्मक प्रक्रिया का आपकी क्या है द्वारा दबाया गया। और इसी समय साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। ठीक है, तो ये कहानी थी अब तक की। और गोलमेज के सम्मेलन की जो कहानी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले हम करेंगे, अब रिवीजन का टाइम आ चुका है वापस। चलिए 5-7-10 मिनट लगेगी, लेकिन वापस पढ़ना ज़रूरी है। क्विक रिवीजन इज मस्ट। चलिए भाई, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं जो 1920 से लेकर 1922 तक की कहानी है। ये लेखक गांधी जी हैं। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में रखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, लेकिन नागपुर के अधिवेशन 1920 में दिसंबर 1920 में आपके पारित होता है। नागपुर अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य से भीतर सब शासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य की भीतर और आवश्यकता हो तो बाहर भी स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। अगली बात, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के सूची तैयार की गई जिसमें सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया। स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई और को प्रोत्साहन, चरखे और खादी का प्रयोग शुरू किया गया। यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। और साथ में असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे। इस कार्यक्रम में आपके पॉजिटिव इफेक्ट्स में देखें तो राष्ट्रीय जो विद्यालय हैं, पंचायती अदालत हैं, उनकी स्थापना, अस्पृश्यता विरोध, हिंदू मुस्लिम में एकता, स्वदेशी का प्रचार, खादी वस्तुओं के निर्माण उपयोग में प्रोत्साहन देना, शराबबंदी। नकारात्मक देखिए जो सरकारी उपाधि है, आपके प्रशस्ति पत्र लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी उत्सव और समारोह का बहिष्कार। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस करी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। इसी दिन आपके तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक को लोग आपके लोकमान्य तिलक और साथ में भारत का बेताज बादशाह कहते थे। गांधी जी ने वादा किया अगर कार्यक्रम सफलता रहा तो सफलतापूर्ण रहने पर 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन होता है। तो कब आते हैं भारत? 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं। चोरा चोरी जो कांड होता है ये 5 फरवरी 1922 को होता है। जो ये इस पर आपके 22 जो पुलिस वालों की हत्या हो जाती हैं। इस कारण से 12 फरवरी 1922 को 5 फरवरी की वो घटना को देखते हुए 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति में बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है।
और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास और अली बंधु, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू सभी इनका विरोध करते हैं। इससे गांधी जी की स्थिति कमजोर होती है। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यायाधीश ब्रूम फील्ड के आपके गांधी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है, लेकिन सरकार ने 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया था। वापसी पर सुभाष चंद्र बोस आदि की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं भले मैं मर जाऊं, कुछ भी कर दूं, अपमान सहन कर लूंगा, लेकिन हिंसा नहीं सहन करूंगा। असहयोग आंदोलन समाप्ति पर गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में वातावरण में एक अजीब निराशा फैली थी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास में एक नई विचारधारा जन्म दिया। विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर आंदोलन के से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस में 1923 में चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में पहुंचने का योजना बनाई गई। वे लोग फिर क्या करते हैं, विधान परिषदों में प्रवेश चर्चा कर रहे थे। वो परिवर्तन के समर्थक थे और जो इसका विरोध कर रहे थे वो परिवर्तनवादी थे, यानी कि परिवर्तन विरोधी थे। और ये परिवर्तन विरोधी राम गोपालाचारी, आपके अयंगर, M.A. अंसारी और राजेंद्र प्रसाद थे। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 जब होता है गया अधिवेशन में, तो बहुमत के साथ में इस योजना को अस्वीकार किया जाता है कि जो विधानमंडल में प्रवेश लेना चाह रहे थे। इससे नाराज होते हैं। सी आर दास और कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देते हैं और नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और मार्च 1923 से स्वराज पार्टी के नाम से जाने जाए। सी आर दास के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू की महासचिव थे और इसके समर्थनकारी परिवर्तनवादी थे। भारत को स्वराज दिलाना और परिषद में प्रवेश कर रचनात्मक कार्यों का समर्थन करना इसका उद्देश्य था। नवंबर 1923 में विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज दल की बड़ी सफलता मिलती है। स्वराज दल के प्रयासों से 1925 में विठल भाई पटेल की केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। मुडीमैन समिति 1919 के भारत जो अधिनियम जांच हेतु गठित की गई समिति थी। साइमन कमीशन जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया उसके अनुसार आता है। 10 वर्ष के बाद आना था, लेकिन स्टैनली बोल्डविन जो प्रधानमंत्री थे नेतृत्व में ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने समय से पहले ही 2 वर्ष पहले ही ये आशंका से कि 1928 में चुनाव जीते या ना जीते, इस कारण से पहले ही ले आए। नवंबर 1927 में भारत राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाला साइमन कमीशन नियुक्त किया। कितना सदस्य का? 7 सदस्य का। 7 सदस्यों में अंग्रेजी थे। अंग्रेजी होने के कारण कांग्रेस कहते हैं श्वेत कमीशन। 11 दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में हुए आपके सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तेज बहादुर सप्रू की आपकी लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग और किसान मजदूर पार्टी, साथ ही में मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की आपकी यूनियनिस्ट पार्टी, डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में संचालित डिप्रेस्ड क्लास आपके एसोसिएशन यानी कि दलित वर्ग संघ और हरिजनों के कुछ संगठनों ने इसका क्या करता है, साइमन कमीशन का सहयोग करते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत इसका विरोध करते हैं और लाठियां खाते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आपके आयोग विरोधी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय इससे घायल हो जाते हैं और इस कारण से उन्होंने कथन दिया कि मेरे ऊपर जो भी लाठियां प्रहार करिए तो ये एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। साइमन कमीशन ने 2 बार फरवरी मार्च 1928 तथा अक्टूबर 1928 से लेकर अप्रैल 1929 तक भारत की यात्रा की और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की तथा बर्मा को भारत से पृथक करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिश करता है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आती है, लॉर्ड बर्किनहेड के चैलेंज पर तैयार की जाती है। भारतीय नेताओं द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तावित जो दिल्ली में होती है पारित किया गया और जिसमें एक ऐसी संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। मई 1928 में मुंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की जाती है, जिसके सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, GR प्रधान और साथ में शोएब कुरैशी थे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में आपके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया और जो नए डोमिनेशन संविधान का खाका तैयार किया। इसमें विवादित बिंदु थे, एक तो डोमिनियन का दर्जा भारत को देना और एक सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों की संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू नहीं की गई जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे।
तो कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज के कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया और दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय समिति का आपके सम्मेलन का आयोजन हुआ। उपरोक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में होता है, इस दिसंबर 1929 के आपके लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, अब पूर्णतः स्वाधीनता की मांग बुलंद हो जाए। इसके प्रस्ताव में देखिए अधिवेशन के ऐतिहासिक प्रस्ताव थे, रिपोर्ट को निरस्त किया गया नेहरू की, और लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का समर्थन किया। पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज होना चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज और वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा और हर साल ये मनाया जाएगा 26 जनवरी को। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि देश में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत करी जो वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश उस समय के थे प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को प्रस्तुत करे, जो हमने प्रमुख बातें देख ली थी। गांधी जी की इस मांग पर सरकार ने कुछ सकारात्मक जब आपके प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तब 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय करते हैं। 11 सूत्री मांग को गांधी जी के द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है। 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी आश्रम साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी यानी कि मिल के साथ में 240 मील 358 जो किलोमीटर होगा लंबी यात्रा करते हैं। 5 अप्रैल 1930 गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में आपकी क्या करते हैं, दांडी मार्च के नाम से माना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को आपके दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर, तो 6 अप्रैल के 1930 का दिन था, इस दिन क्या है ये नमक कानून तोड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तारीफ करी और तुलना किससे करते हैं, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त है तो मुसेलिनो की रोम मार्च से की थी, ठीक है ना। आंदोलन संबंधी गतिविधियां हमने देखी। सविनय आंदोलन के नेतृत्व में समूचे भारत फैल गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप हमने बम्बई वर्तमान गुजरात में आपके गरसाना में देखा था। यहाँ पर सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब ने साथ हजारों सत्याग्रह ने गरसाना के नामक कारखाने पर हमला किया था। कारखाने की रक्षा के लिए पुलिस ने कठोर दंडात्मक काफ की, जिसका उल्लेख अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर ने किया था। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता CR राजगोपालाचारी ने, जो कि तंजौर के समुद्र तट पर त्रिचिन्नापल्ली से लेकर वेदारण्य में तक नमक यात्रा करते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में आपके इस मुसलमानों ने खान अब्दुल्ला गफार खां के नेतृत्व में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का चलाते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती संगठन के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली। मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नेता के कल्पन ने कालीकट से लेकर पैनौर तक नमक यात्रा करी थी। तो मालाबार में कौन करते हैं, मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नेता कल्पन ने कालीकट से आपके पैनौर तक क्या करते हैं, नमक यात्रा करते हैं। उत्तरी पूर्व में जनजातियों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला गेडिनल्यू ने क्या किया, नागा साथियों के साथ में मिलकर आंदोलन का समर्थन किया। कालांतर में नेहरू ने गेडिनल्यू को आपकी क्या रानी क्या उपाधि दी। असम के सिलिहट स्थान, बंगाल के नोहाकली समुद्र तट तक यात्रा पर कर आपकी क्या नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया। इस आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा कठोर दमनात्मक प्रक्रिया द्वारा दबाया गया। इसी समय साइमन कमीशन सहयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, जो ये सम्मेलन अपन देखेंगे अगली कक्षा में। तो चलिए इस कक्षा में बस इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में जब भी मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।